हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, क्वांटम नंबर पढ़ लिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रह गई है। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं और सबसे पहले ही हम जेई एडवांस का क्वेश्चन लेंगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो नीट का हूँ या मैं जेई मेन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ूँ ये सब। वो क्वेश्चन इतना हलवा था बच्चों, लेकिन क्योंकि एडवांस वालों ने पूछा था इसलिए उस क्वेश्चन को हम अच्छा मान के कर रहे हैं, है ना। एडवांस वाले अगर जेई एडवांस वाले क्वेश्चन अगर पूछते भी है ना बच्चों, तो लोअर लेवल के क्वेश्चन को भी अच्छा बना के पूछते हैं, है ना। अब जेई एडवांस वाले हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोग मजे लेते हैं। मजे कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। क्वेश्चन उन्होंने दिया, क्वेश्चन बच्चों मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा वो क्वेश्चन। हमें हाइड्रोजन का डीजनरेसी दिया था, डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन, डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये होती है 3। ठीक है, ऐसा आपने को बोला, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, ऐसा उन्होंने दिया है क्वेश्चन। इसके बाद पूछा गया है क्या, क्वेश्चन पूछा गया है देन द डीजनरेसी ऑफ H माइनस, डीजनरेसी ऑफ H माइनस इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक्चुअली यहां पर बच्चों 3 नहीं था, सेकेंड स्टेट में हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगी 9, है ना। यहां पर 9 आएगा। ठीक है, ऐसा आपने को क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन में बोला गया डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 9, देन डीजनरेसी ऑफ H माइनस इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं डीजनरेसी क्या होता है बच्चों। डीजनरेसी होता है, आसान भाषा में समझा रहा हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है डीजनरेसी। डीजनरेसी जो है, डीजनरेसी होता है नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब आप कहोगे सर बहुत तगड़ी चीज बता दी आपने तो, हाँ इससे तो पूरा समझ में आ गया एक ही बार में। ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी मैं बता रहा हूँ। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डीजनरेसी होती है नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हम काउंट कर सकते हैं वो। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी सेम हो। जैसे जब भी बच्चों आप पी सबशेल बनाते हो तो ऐसे ये 3 डब्बे एक साथ बनाते हो, एस को अलग बनाते हो आप, ऐसे ही डी को अलग बनाते हो, डी में 5 डब्बे एक साथ बनाते हो। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि पी सबशेल में जैसे ही सपोज 2p है, या इसको 3p मान लो, इसको 3s मान लो और इसको 3d मान लो। इनको आपने अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि इन तीनों का एनर्जी अलग अलग होता है, इसलिए इनको हमने अलग अलग बनाया। मैं इनको ऐसे नहीं बना सकता, सबको एक साथ बना दूँ और बोल दूँ ये पहला वाला तो हो गया 3s, फिर आगे वाले 3 जो हो जाएंगे वो 3p हो जाएंगे, ये 3p ऑर्बिटल्स, और आगे वाले 5 3d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ऐसे भी तो बना सकता था, डब्बे ही तो बनाने, लेकिन ऐसे हम नहीं बना सकते। हमें इनको इस तरीके से बनाना होता है अलग अलग। और अब ये अलग अलग इसलिए नहीं बनाते कि अच्छे दिखेंगे अलग अलग, इनका एनर्जी अलग अलग होता है। एनर्जी अलग अलग होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है 3d का, फिर 3p का, फिर 3s का, है ना। जैसे मैंने शेल के लिए आपको बताया था, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाएंगे शेल का एनर्जी बढ़ता जाएगा, वैसे ही सबशेल्स पे भी अप्लाई होता है बच्चों। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाएंगे तो सबशेल का एनर्जी बढ़ता जाएगा, 3s से ज़्यादा 3p का, 3p उससे ज़्यादा 3d का। ऐसे आप देख लो यहाँ पे 2s होगा और अगर 2p होगा तो इनका एनर्जी का सीक्वेंस ये आ जाएगा, इधर 1s रहेगा, तो ऐसे एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपने 3D को अलग लिखा था, लेकिन 3D के 5 डब्बे आपने एक साथ बनाए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसलिए हमने इनको साथ में बनाया। और एक सबशेल में पाए जाने वाले सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बच्चों सेम होती है। 3D में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम है, यानी कि यहां पर कितने सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, 5। और ये 5 ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा किनका एनर्जी सेम है, तो बच्चों एनर्जी जो सेम है ना वो n+l रूल से चेक की जाती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिनके लिए सेम है, मतलब इनका सम जिनके लिए सेम है, वो ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ऐसा होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है।
है ना, ये सुनने में बहुत तगड़ा लग रहा है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, आसान सी चीज़ है, ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि हो गया बच्चों H माइनस हो गया, He हो गया, He माइनस रहने दो, एक काम करो लिथियम ले लो इसकी जगह, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, कोई भी ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एटम या आयन, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काउंट होगा और उनमें सबशेल्स की एनर्जी इस सीक्वेंस में बढ़ेगी। तो अब अगर सपोज यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है 1s में और अगर मैं इसको एक्साइट करवाता हूँ मतलब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो ये यहाँ से सीधे दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करेगा यानी कि 2s में, फिर 2s के बाद किस में जंप करेगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में, ऐसे जंप करेगा। तो देखो एक बार एक्साइट किया इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये कहाँ जाता 2s में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये कहाँ जाता 2p में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है तो 5 बार एक्साइट करा दो यहां से, अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो, ठीक है। अब बच्चों ये था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते तो ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर लेते। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बच्चों ऐसा नहीं होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पूरे एटम में। तो इस केस में बच्चों एक शेल के अंदर जितने भी सबशेल्स होते हैं सबकी एनर्जी बराबर होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों सपोज n = 1, इसमें कौन सा सबशेल पाया जाएगा 1s। अगर मैं बात करूं n = 2, इसमें कौन सा सबशेल पाया जाएगा बच्चों 2s और 2p। n = 3 में 3s 3p 3d। ऐसे ही n = 4 में क्या आ जाएगा बच्चों 4s 4p 4d 4f, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें एनर्जी का क्या सीक्वेंस रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक शेल में प्रेजेंट सबशेल्स का एनर्जी बराबर होता है, यानी कि 2s और 2p की मैं बात करूं तो इनका एनर्जी बराबर रहेगा, 3s 3p 3d का एनर्जी बराबर रहेगा, 4s 4p 4d 4f इनका एनर्जी बराबर रहेगा, मतलब सेम एनर्जी रहेगा इनका सभी का। तो शेल्स का तो एनर्जी अलग रहेगा भाई, थर्ड शेल का एनर्जी सेकंड शेल से ज़्यादा होगा, लेकिन उस शेल में प्रेजेंट सब शेल्स उनका एनर्जी सेम रहेगा। तो वैसे तो एनर्जी का सीक्वेंस ये है, लेकिन सब शेल में एनर्जी का सीक्वेंस ये है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1s में है, तो 1s से जंप करके कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक बार जंप कराओगे यहाँ जाएगा, मतलब एक बार एक्साइट करवाने पर यहाँ चला जाएगा सीधे सेकंड शेल में, है ना। फिर एक और बार एक्साइट करवाओगे तो अब इन दोनों का एनर्जी तो बराबर है, नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल ये है, तो वो जाएगा सीधे थर्ड शेल में, ऐसे फिर जाएगा वो सीधे फोर्थ शेल में। तो ऐसे सीधे वो शेल में जंप करेगा, कब सिंगल इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में, और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो फिर सब शेल में जंप करेगा। बस ये चीज़ याद रखना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सब शेल के अंदर जंप करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में शेल्स पे जंप करेगा सीधे, ठीक है, लंबी लंबी छलांगे लगाएगा। तो यहां पे देखो, अब क्वेश्चन को देखो, जेई वालों ने कैसे मजे लिए। पहली वाली लाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के ये लाइन दी अपने मजे लेने के लिए। क्या वो बोल रहे हैं कि देखो हाइड्रोजन जो है ना, इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डिजनरेसी 9 होती है। तो ठीक है, हम भी निकाल लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी ना डिजनरेसी निकालना, जो तुम हमें बता रहे हो एहसान कर रहे हो। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि H- की सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डिजनरेसी कितनी होती है, एक लाइन का क्वेश्चन है, उसको ऐसे ही बस डराने के लिए ऐसा बड़ा बनाया। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो अपन हाइड्रोजन की डिजनरेसी निकालते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। अब हाइड्रोजन बच्चों कैसा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि बच्चों 2 बार एक्साइट करवाना है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट होता है बच्चों, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक बार जंप कराया इधर आ गया, एक और बार जंप कराया इधर आ गया थर्ड शेल में। अब थर्ड शेल में कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। 3s 3p 3d में कितने ऑर्बिटल्स है बच्चों, 3s में आप बनाते हो 1, 3p में बनाते हो 3 और 3d में बनाते हो कितने, 1 2 3 4 5। तो 1 + 3 + 5 टोटल सम कितना आ गया 9। तो देखो 9 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी सेम है। क्यों, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सबशेल्स का एनर्जी बराबर है, तो इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी भी बराबर होगा। इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी बराबर है, तो देखो उसने वही लाइन अपने को लिख के दी है कि डिजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज 9।
ये चीज उसने कैलकुलेट करके दी है और हमसे पूछा है डीजेनरेसी ऑफ H माइनस। अब ये H माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? H माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ये रहा देखो एग्जांपल, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सब शेल्स में, इसमें जंप किया था शेल्स में, सब शेल्स में जंप करेगा तो ठीक है, 2 बार जंप करा दो क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा है। तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कहाँ आया 2p में, और 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 2p की एनर्जी ज़्यादा है अगर, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिनका एनर्जी सेम रहेगा। एक सबशेल में तो ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता ही है। तो बच्चों H माइनस की डीजेनरेसी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 3। समझ में आया क्या? क्वेश्चन आसान था, जबरदस्ती टफ बनाया हुआ था, है ना? तो इस तरीके से बच्चों अब आप एक काम करो, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि हाइड्रोजन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी क्या रहेगी। हाइड्रोजन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, हाइड्रोजन बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी क्या रहेगी। वीडियो को पॉज करो और उसके बाद आंसर निकाल के लेकर आओ, डिस्कस करते हैं। हुआ बच्चों? क्या आंसर आया? आपका आंसर आया होगा, मैं बता दूं 9 और 7 16 आंसर आ गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अगर 16 आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो देखो कहाँ गलती हुई है उसे चेक करना। सबसे पहली चीज़ तो ये चेक करो, हाइड्रोजन जो आपको स्पीशी दी है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है या मल्टी इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर ये चेक करो कि हमें कौन सी एक्साइटेड स्टेट पूछी है, हमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछी है। ठीक है, यानी कि 3 बार एक्साइट करवाना है। अब हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो उसमें शेल्स में जंप होगा इलेक्ट्रॉन, शेल्स में जंप होगा तो कितनी बार एक्साइट करवाना है? 3 बार। ये 1 बार एक्साइट करवाया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 में आ गया, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट n=3 में आ गया, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये n=4 में आ गया। यानी कि 3 बार एक्साइट करने के बाद हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन इधर चौथे शेल में आ जाएगा। तो इधर कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी सेम है? तो देखो 4s में 1 ऑर्बिटल होता है, 4p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं। इनका सम कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा 16। तो टोटल डीजेनरेसी हो जाएगी हाइड्रोजन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 16। ठीक है, और अगर H माइनस के लिए पूछ लिया जाता, सपोज मैंने क्वेश्चन दिया, अब नेक्स्ट करो इसको भी, H माइनस की फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी बताओ। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी, पॉज करो, आंसर निकालो और वापस आओ। कर लिया? चलो H माइनस है। अब H माइनस कैसा? मल्टी इलेक्ट्रॉन है। H माइनस मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में देख लो, ये लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में कहां पहुंच जाएगा? 3p में। 3p में डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि शेल्स की एनर्जी यहां पर अलग अलग है। फिफ्थ बोलता तो 3d में पहुंच जाता, आंसर कितना हो जाता? 5। इस तरीके से आप डीजेनरेसी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसको हटा के क्वांटम नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वांटम नंबर में हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल और नॉट, ऐसा है ना, मतलब कौन सा सेट पॉसिबल होगा कौन सा नहीं होगा। तो वैसा ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। बच्चों हमें ये बताना है, और फर्स्ट ऑप्शन है, इधर हम n का वैल्यू लिखेंगे, इधर l का, इधर m का और इधर s का। चारों ऑप्शंस के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ ऑप्शन। n का वैल्यू लिख लेते हैं, n का वैल्यू, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको
प्लस हाफ ले लेते हैं, इसको 4, इसको 0, इसको 0, इसको माइनस हाफ ले लेते हैं, 4 3 2 1, 4 3 1 प्लस हाफ। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम यही है, क्वांटम नंबर का सेट मैं अलग दे रहा हूं, N L M और S। ऑप्शन 1 है 3 2 -1 0 3 4 2 माइनस हाफ क्वेश्चन सेम है बच्चों, ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। इसको भी अटेम्प्ट कर लो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी सेम यही लैंग्वेज वाला है, ऑप्शन अलग दे रहा हूं मैं, N L M S। और एक ऑप्शन और दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे मतलब हमारे, ठीक है बच्चों। इसको भी अटेम्प्ट करो फटाफट से, है ना। इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका चलिए बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले चारों क्वेश्चन करें तो वीडियो को पॉज करो, पहले चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। वैसे मैं खुद यही एडवाइस दूंगा, पहले वीडियो को पॉज करके चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, कुछ भी तुक्का मारो लेकिन क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो। अगर नहीं आता है तो गलत करो, और सही आता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। चलो, इसमें अपने को देखना है बच्चों कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। क्वांटम नंबर क्या देता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देता है ना। तो कौन सा एड्रेस गलत हो सकता है हमें ये बताना है। तो देखो, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बस चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, जो हमने पढ़ ली हैं पहले से। जैसे कि n और l में क्या रिलेशन होता है कि l जो है वो 0 से n-1 तक होता है। वो ना n के बराबर हो सकता है ना n से बड़ा हो सकता है। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, n जो है हमेशा l से बड़ा ही रहेगा, ऑलवेज, इससे छोटा नहीं हो सकता। आप l बराबर n नहीं लिख सकते, आप l ग्रेटर देन n नहीं लिख सकते, आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू n भी नहीं लिख सकते, है ना। l हमेशा छोटा ही रहेगा, बाप हमेशा बड़ा ही रहेगा और बेटा हमेशा छोटा ही रहेगा, चाहे कितना ही उछल ले, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखनी है। दूसरा, l और m में क्या रिलेशन है बच्चों, l और m जो है वो बराबर हो सकते हैं, पर m l से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये बराबर हो सकते हैं भाई, छोटा तो हो सकता है, m छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन l से बड़ा नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। तो इनको हटाते हैं अपन और इनका ध्यान रखते हुए आगे क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ठीक है। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। देखो, पहले वाले में देखो 4 दिया n का वैल्यू, क्या l का वैल्यू 3 पॉसिबल है, 0 to n-1, n इक्वल टू 4 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी बच्चों, 0 1 2 3 पॉसिबल है, ठीक है। m का वैल्यू 2 पॉसिबल है क्या, m का वैल्यू 2 पॉसिबल है, l इक्वल टू 0 1 2 3, इसके और इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन l इक्वल टू 2 के लिए m का वैल्यू 2 पॉसिबल है, l इक्वल टू 3 के लिए m का वैल्यू 2 पॉसिबल है, तो m का वैल्यू 2 भी पॉसिबल है।
यहाँ पर s इक्वल्स टू प्लस हाफ, s की तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो सीधे ही गलत लगा दो। ठीक है, तो ये वाला सेट तो करेक्ट है, ये पॉसिबल है। ठीक है, और ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों, देखो 4 है और l का वैल्यू 3 है, l इक्वल टू 3 कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, f सबशेल को, यानी कि 4f सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4f सबशेल का कोई ऑर्बिटल है जिसके लिए m का वैल्यू 2 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन में घूम रहा है। ये n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, यानी कि 4s ऑर्बिटल है ना, 4s ऑर्बिटल l इक्वल टू 0 के लिए m का वैल्यू भी 0 ही होता है, l इक्वल टू 0 के लिए m का वैल्यू भी 0 ही है, और इसका वैल्यू तो प्लस हाफ या माइनस हाफ होता ही है। तो बच्चों सेकंड वाला भी करेक्ट है। तीसरा देखो 4 n का वैल्यू यानी कि फोर्थ शेल 3, यानी कि f सबशेल 4f सबशेल की बात हो रही है, उसके लिए वैल्यू 2 पॉसिबल है। ठीक है, 2 पॉसिबल है, और ये वैल्यू जो है बच्चों ये पॉसिबल नहीं है s की या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो ये वाला सेट इनकरेक्ट है, ये सेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इधर देखो 4 3 1 और प्लस हाफ, ये तो करेक्ट है ना, n बड़ा होना चाहिए इन दोनों से, इन दोनों के बराबर n नहीं हो सकता। चलिए ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखो बच्चों, देखो यहां पर भी देखते ही पता चल गया कि ये वाला सेट इनकरेक्ट है, क्योंकि s की वैल्यू 0 दे रखी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सेट इनकरेक्ट है। ये वाला देखें 4 3 और 4, n का वैल्यू छोटा और l का वैल्यू बड़ा, ये तो घोर अपमान है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी इनकरेक्ट सेट है। तो बच्चों जब दो इनकरेक्ट आ गए तो ऑब्वियस ही बात है आंसर ऑल ऑफ दीज ही जाना है ना। फिर भी हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं। देखो n और l बराबर दिया हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है, n और l कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी कि आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये वाला ले लो, चलो ठीक है पहले ये वाला ले लो, ऐसे नाराज मत हो। 3 2 -1 और माइनस हाफ, n इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू 2 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। l इक्वल टू 2 के लिए m का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -l टू +l, तो अगर l इक्वल टू 2 है तो m की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, m की हो जाएंगी -2 -1 0 1 और 2। तो देखो 2 के लिए -1 वैल्यू पॉसिबल है, l इक्वल टू 2 के लिए -1 वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि ये सेट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट वाला बताना है, n और l बराबर दिए, इनकरेक्ट हो गया, ये लो है ना। 4 2 3, देखो l और m में से m बड़ा दे दिया, m कभी भी बड़ा नहीं हो सकता l से, बराबर भले ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, तो m बड़ा दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर जाएगा बोथ 2 एंड 3 जाएगा, सॉरी है ना, बोथ 2 एंड 3 है ना, फ्लो में अपन ने 1 और 2 लिख दिया, आंसर जाएगा बच्चों बोथ 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट 4 3 -3 और माइनस हाफ, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये वैल्यू करेक्ट है। फिर 4 2 -1 माइनस हाफ, 3 2 -1 माइनस हाफ, 3 2 -1 सही है वैल्यूज, ठीक है, इसके लिए -1 वैल्यू पॉसिबल है, -2 -1 0 1 और 2, इसके लिए 0 1 और 2 पॉसिबल है, ये वाला सेट भी करेक्ट है। तीसरा देखो 3 0 0 0 0 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं होती है, करेक्ट आंसर ये होगा। 4 के लिए l का वैल्यू 0 पॉसिबल है, m का वैल्यू अगर l 0 है तो m भी 0 ही होता है बच्चों, अगर l 0 दिख जाए ना तो m 0 होगा ही होगा, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो m 0 और s का वैल्यू प्लस हाफ तो पॉसिबल है ही। तो ये थे हमारे 4 इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जो क्वांटम नंबर्स पे हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्वांटम नंबर की, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में सिर्फ क्वांटम नंबर लिया है और एटम का एक मॉडल समझा है, ताकि अब आगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कल से, तब हम एक एटम को मतलब इमेजिन तो कर पाएंगे एटलीस्ट कि हाँ उसका ये सब शेल होगा, उसमें ये शेल होगा, ये चीज़ें इमेजिन हम कर पाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे ये n l m s ये जो है ये काम आते रहेंगे पीरियोडिक टेबल में, शेल सब शेल ऑर्बिटल्स वगैरह ये सब चीज़ें काम आती रहेंगी। इसलिए पहले आपको ये पढ़ाया और धीरे धीरे पढ़ाया है ना, 3 लेक्चर में हमने 4 लेक्चर में इसीलिए पढ़ाया ताकि समझ में आए, वरना हम चाहते तो एक दिन में भी ख़त्म कर लेते इसको बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं थी क्वांटम नंबर पढ़ना एक दिन में, है ना। आपका सिलेबस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम रफ्तार नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये था अपना क्वांटम नंबर के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक क्वेश्चन और ले लिया जाए बच्चों क्वांटम नंबर का, और वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम हैविंग वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन को समझ के आंसर निकालने की कोशिश करो, है ना। ये मैं ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप खुद इस क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, है ना। तो एक बार ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, वापस आओ, फिर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हो गया होगा क्वेश्चन, चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखो हमें बोला है कि क्रोमियम में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए m का वैल्यू 0 है। ये m क्या है? अपना वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। अच्छा, आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने अपने जो ट्रिकी चैनल है उस पर बता रखी है। केमिस्ट्रिक्स नाम से जो चैनल है उस पर मैं ट्रिक्स वाले वीडियोस डालता हूं, तो आप उस पर जाके सभी प्रकार के ट्रिक्स देख सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4s1 3d5 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये लिखने के बाद ना बच्चों डब्बे बना लो। डब्बे बनाने से क्या चित्र थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये 3s, ये 3p, ये 4s और ये 4p, सॉरी 3d, ठीक है। ये हमने ऑर्बिटल्स बना लिया। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी भर लो। ये लो इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो कि ये हम जब भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना, तो ये सारे सिंगल सिंगल ऐसे भरते हैं, है ना। ऐसे उल्टे सीधे मत भर देना, हमेशा ऐसे सिंगल सिंगल ही भरना, सेम स्पिन वाले। हाँ, इसको आप भले ही अलग स्पिन का भर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये अलग सब शेल का है। आप इसको ऐसे भी भर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। वो अपन ने भर दिया ऐसे ही फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको चाहे उल्टा भरो चाहे सीधा भरो, मतलब इसकी स्पिन इनसे मैच हो ये ज़रूरी नहीं है, पर इन पांचों की स्पिन आपस में ज़रूर मैच होनी चाहिए। या तो आप ऐसे इनको सीधा सीधा भरोगे या फिर ऐसे उल्टा उल्टा ही भरोगे पांचों को, ठीक है। एक डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहले हमेशा सेम स्पिन वाले भरते हो, फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन वाले। अब देखो, इनमें से ऐसे ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर लो जिनके लिए m का वैल्यू 0 है, और वो तो आप आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो m का वैल्यू निकाल लो इन सभी के लिए। इसके लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? m का वैल्यू किससे निकलता है? l से। तो एक काम करो आप लोग, अभी सहूलियत के लिए l का वैल्यू भी निकाल लो। s सब शेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0 होना ही है। इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। p सब शेल के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 1। तो इन तीनों ऑर्बिटल में जो l का वैल्यू है वो 1 रहेगा, है ना। और l का वैल्यू 1 होता है तो m का वैल्यू क्या आता है? -1 0 और 1, है ना। -1 0 और 1, तो -1 0 1। किसी को भी दे दो, आप चाहो तो इसको -1 दे दो, आप चाहो तो इसको -1 दे दो, इसको 1 दे दो, कुछ भी दे सकते हो। हमने लिख लिया ऐसे सीक्वेंस में। s के लिए l का वैल्यू 0, m का वैल्यू भी 0। p के लिए l का वैल्यू 1, m का -1 0 1, ठीक है। इसके लिए d के लिए, ये तो s है, सॉरी 4s है, तो इसके लिए भी l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0। d के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 2। 1 2 3 4 5, इन पांचों d ऑर्बिटल्स के लिए l का वैल्यू 2 है। और m का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? m का वैल्यू हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। अब आप बस ये देख लो m का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 जगहों पे आ रहा है। एक इस ऑर्बिटल के लिए, 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 एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 2 4 6 8 10।
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिनके लिए m का वैल्यू 0 है, ऐसे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता था कि ऐसे ऑर्बिटल्स बताओ जिसमें, ऐसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जिसमें n प्लस एल का वैल्यू 2 आ रहा है ना। मैं ये बोल देता अगर n प्लस एल का वैल्यू 2 आ रहा है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो ये आपने डब्बे बना लिए, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब n और l का वैल्यू देख लो, l का वैल्यू तो लिखा हुआ है, n का भी लिख लो। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए 3, इसके लिए भी 3, ये 4 और ये सभी के लिए 3। n प्लस एल का वैल्यू 3 कहाँ आ रहा है देखो, एक तो इस जगह पे आ रहा है 3 प्लस 0 3, एक 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, एक इनके लिए 3 आ रहा है। तो 1 2 3 4 इन ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल का वैल्यू 3 आ रहा है। अच्छा आपने से 2 पूछा है तो 2 वाला ले लो। देखो एक ये रहा 2, बस एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, तो ये 2, आंसर 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। 3 पूछा होता तो ये और ये काउंट होते 4, यानी कि 8 आंसर हो जाता। तो ऐसे कुछ भी बना के पूछ सकता है वो, है ना। वो ऐसे पूछ लेता n प्लस एल माइनस m, इसका वैल्यू 0 कहाँ आ रहा है, वो ऐसे पूछ लेता n L2 अपॉन m इक्वल्स टू 1 आ जाए, ये कहाँ पर होगा, है ना। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा अब वो मैथमेटिक्स है बच्चों, कितनी भी मैथमेटिक्स लगा लो, ठीक है। तो अब आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों अपने क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और ये अच्छे क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपसे बाकी के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप केमिस्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तो आपको और अच्छे ट्रिक्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वांटम नंबर चैप्टर अपना खत्म होता है। क्वांटम नंबर के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल को पहले हम याद करेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद पूरे चैप्टर में आपको वो पीरियोडिक टेबल अपने साथ लेके बैठनी है। जब भी हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल बाजू में होनी चाहिए जब भी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करोगे। अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, पीरियोडिक टेबल पूरी याद रखनी है, तो जब भी क्वेश्चन करोगे पीरियोडिक टेबल को पास में रखो, बार बार उसे देखो, उसमें से देखो और फिर क्वेश्चन करो, ठीक है। जब तक ये कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मुझे हाँ अब 118 एलिमेंट पूरे के पूरे याद हैं, अब मुझे पीरियोडिक टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बच्चों कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, आप ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे हो, और कोई आपको ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि ये कैसे पढ़ता है। इसलिए जैसे फ़ायदेमंद हो बिल्कुल वैसे पढ़ो। पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता, सक्सेस का कोई तरीका नहीं होता, एग्ज़ाम में टॉप करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं होता, एग्ज़ाम पास कर देने का कोई एक तरीका नहीं होता बच्चों। वो तरीका आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।